कई सारे सवाल हैं और उन सवालों का लगता है जवाब आज मिलेगा जब तस्वीरें सामने आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी। मैं तो पहले एम्बेसडर वोरा आपसे पूछूंगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? तस्वीर जब दोनों, आपने कल की तस्वीरें भी देखी होंगी, पहले एक बार सीढ़ी पे चढ़ने के लिए सहारा लिया मोदी जी का, दूसरी तस्वीर आई हाथ मिलाया, मोदी हग नहीं था कल। आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सर? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आपकी, मैं बातें सुन रहा था बड़े ध्यान से, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखूंगा। पहली चीज तो ये थी, आपने वो फैमिली फोटोग्राफ देखी थी जो सब लीडर्स खड़े थे वहां पे। हम लोग अभी G7 के मेंबर्स नहीं है, भले ही ट्रंप साहब ने अपने फर्स्ट टर्म में कहा था कि भारत को शामिल करो, साउथ कोरिया को लाओ, रशिया को लाओ और 2-3 देशों के, ब्राजील को लाओ। हम लोग मेंबर नहीं है, लेकिन देखिए हमारे होस्ट बीच में है, उनकी सीधे हाथ पे डोनाल्ड ट्रंप और लेफ्ट साइड पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बेटा ये मैंने अपनी जिंदगी में कई बार किया, कई G7 समिट्स, दूसरे समिट्स में हम बातचीत करते हैं वहाँ के प्रोटोकॉल ऑफिसर से, होस्ट कंट्री के, भाई मेरे बंदे को यहाँ खड़ा कर दो, वहाँ खड़ा, अल्टीमेटली डिसीजन उनका होता है। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया राइट इन फ्रंट, बाकी जो दूसरे इन्वाइटीज है साउथ कोरिया, कीनिया वगैरह, वो पीछे खड़े हुए थे। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है जो हमने वहां पर की है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि क्या होगा, आज मैं आपको सीधी बात बता देता हूं। ट्रंप साहब निकल गए हैं ईरान से, शायद इजराइल को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। इजराइल ने कहा मैं तो ठोकता जाऊंगा लेबनान को, इट डजंट मैटर। तो पहली चीज ये होगी, मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि मिस्टर प्रेसिडेंट बड़ा अच्छा है कि अब शांति वहां पर हो रही है, वेल डन। दूसरा, ट्रेड, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजी। अभी जो हमारे 3 सेलर्स को मार दिया था, हमारे विदेश मंत्री ने भी उनके विदेश मंत्री से बात की थी और उनका घमंड देखिए कि आपके लोगों को डिफाइन नहीं करना चाहिए था अमेरिकन नेवी को। भाई मुबारक हो, अगर आप इतने अपने आप को खुदा समझते हो, और आपने मारा है बिकॉज दे वर कलर्ड पीपल, सफेद नहीं थे। आपने चीन के जहाज पे हमला नहीं किया, रूस के जहाज पे हमला नहीं किया। ये इनके फ्लैग्स अलग अलग थे, दूसरे देशों के थे, बट नेवरदलेस आपको मालूम था कि इसमें भारतीय मूल के लोग हैं, द सेलर्स। सो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, हमने बता दिया है। और अब मेरा ख्याल पीएम साहब भी उसका जिक्र करेंगे कि कमर्शियल शिपिंग पर हमले नहीं होने चाहिए, कोई भी कारण हो, डोंट डू इट अनलेस उन्होंने कल ये बात रखी। एम्बेसडर वोरा, मुझे लगता है उन्होंने एक स्पष्ट संदेश कल रखा जब उन्होंने बात कही फोरम में। उन्होंने बात कही कि भाई ये तो वो लोग हैं जो दुनिया के देशों को जोड़ते हैं और इन पर इस तरह से हमले होंगे, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और सिर्फ हम नहीं है, बाकी देशों में जी। आपको लगता है ये 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में होगी बात? 100% होगी, वो बात ये करेंगे, स्पष्ट कर देंगे। G7 की जो फॉर्मल मीटिंग होती है, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कल सुबह तक आप भूल जाएंगे। आज तो हम बहुत टिप्पणी करेंगे, ये हो गया वो हो गया, कल सब भूल जाए। पिछले साल का G7 का कुछ याद है आपको क्या हुआ था? लेकिन ये बायलैटरल मीटिंग्स जो होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग जाते हैं, वहाँ के सारे लीडर्स से मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर की 12-13 बायलैटरल मीटिंग्स हैं, उसमें क्या क्या होता है उन पे एक्शन लिया जाए। वो उसका डॉक्यूमेंट बन गया तो बन गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। G7 अब जो आप जानती हैं कि ट्रंप तो कहता था ये ऑब्सोलीट है, फिर G20 है, फिर G193 है जो यूनाइटेड नेशंस है। तो जितने मर्जी जीज बनाते जाओ, चाइना तो कहता है G2 होना चाहिए, मैं और अमेरिका, और कोई नहीं होना चाहिए। सो माय फीलिंग इज ये बायलैटरल मीटिंग जो ट्रंप साहब के साथ हो रही है, काफी हद तक इसमें रीसेट होगा। एक चीज हम स्पष्ट कर देंगे, हम आपकी दोस्ती चाहते हैं, आपके गुलाम कभी नहीं बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है एम्बेसडर वोरा जो बात आपने कही, क्योंकि सहारे की जरूरत डोनाल्ड ट्रंप को कल नरेंद्र मोदी की पड़ी जब उन्होंने सीढ़ी चढ़ी। तो सहारा तो लेना पड़ेगा और भारत के सहारे के बिना अमेरिका के आगे चल पाएगा, सवाल ये है। और ये बड़ा मैं गंभीरता से कहती हूँ और मैं लॉट ऑफ प्राइड कहूंगी कि भारत अब अमेरिका के लिए भी मजबूरी है। एक समय जरूर होता था जब अमेरिका सारे देशों के लिए मजबूरी था, लेकिन विभूति झा जी, पहले मैं आपसे पूछूं, आपको लगता है ये जो बात मैंने कही है, सहारा कर लिया, लेकिन ये सहारा जरूरी है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये आपके शो में निमंत्रण का। आपने कहा सहारे की बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दुनिया में मेरा ये उसूल है जी, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं लोगों से, कभी भी किसी की बदनाम को बेइज्जत मत करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किसकी जरूरत कब कहां आ जाए। सही बात। तो मैं बॉडी पॉलिटिक पे विश्वास करता हूं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हम उन सभी अंगों का एक ही साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब उसका इस्तेमाल होता है। शरीर में, भगवान के दिए हुए इस शरीर में कोई भी चीज अभिन्न और अनगत नहीं है,
सबकी अपनी अपनी महत्ता है। ये जो आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप इस बात को जानते हैं कि भारत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री का जो स्पीच आया था, अभी जो स्टेटमेंट आया था, मैंने उसकी बहुत तारीफ की। मैंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिस इज इंडिया ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एवर सिंस देन। दिस इज अ डायनामिक स्टेटमेंट। उन्होंने क्या क्या, देखिए एक बात हमें समझना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लीडरशिप है उसने दुनिया भर की लीडरशिप को जगाया है साहब। देखिए ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 33 देशों से जाकर के मुझे सम्मान करिए ये कुछ कहा होगा। एम्बेसडर जी जानते हैं इस बात को। ये अब उस देश की अपनी नीति होती है किसका हम आदर करें, किसका हम आदर न करें। प्रधानमंत्री को 33 देशों में माला पहना के उनका स्वागत किया गया है देश के सबसे बड़े सम्मान से। ये कोई छोटी बात नहीं है, इस बात को दुनिया भर जानती है। अब यहाँ पे देखें आप कि प्रधानमंत्री ने बड़ा सुंदर सा इंसर्शन किया G7 में अबाउट क्वालिटेटिव एलिमेंट्स ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट। मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर चुका हूं। देयर वाज अ टाइम जब यहाँ पे अमेरिका का विश्वास नाम का शब्द बहुत बड़ा था। अगर मेरे बॉस ने कुछ कह दिया तो वो होना है। आज अमेरिका में वो ट्रस्ट जा चुका है। यही आप देख रहे हैं कि अमेरिका की कमजोरी नजर आती है। तो एक जो इंट्रोड्यूस किया है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ट्रस्ट, पार्टनरशिप इन इट्स करेक्ट फॉर्म, जो जिसका होना चाहिए, डिपेंडेंसी क्रिएशन, जो उन्होंने उदाहरण दिया कि G7 के ग्लोबल साउथ के लोग अब चाहते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी में आए। ठीक है, वो एकदम बढ़िया वेस्टर्न एग्जांपल। विभूति जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबसे ज्यादा जल्दी बात कर लूँ, क्योंकि थोड़ी देर में वो तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी वहां से प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की, तो मुझे थोड़ा मजबूरन उन तस्वीरों पर भी रहना पड़ेगा। लेकिन जो बात बोली गई है अभी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और खासकर जो प्रधानमंत्री ने कल कही है, शिवम एक बार मैं आपसे पूछूं, जो बात उन्होंने कही, साझेदारी का मतलब सम्मान है, निर्भरता नहीं है। और ये जो नाविकों का मुद्दा है, सेलर्स का जो मुद्दा है, वो बार बार विपक्ष भारत में उठा रहा था। वो कह रहा था कि आप ये मुद्दा नहीं उठा पाए, आपने ट्रंप के सामने आप इस बात को बोल नहीं पाए। कल उन्होंने वैश्विक मंच पर ये बात बोली है, आज क्या वो पर्सनल बायलैटरल में ये बात रखेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी जो उत्सुकता है, आपने देखा अभी उससे पहले यही थी। बेशक, सबसे पहले तो ये कि कल जो एक इंट्रोजेक्शन भारत को मिला था उसमें खास तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो मुद्दा उठाया भी, और खास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेसिंग द सेशन ऑफ फॉर्जिंग द न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी और एट G7 समिट में पीएम का जो स्टेटमेंट है उसमें लास्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेस्ट एशिया के शांतिपूर्ण प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से वेस्ट एशिया में हमारे मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड माध्यम से के सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। यह हमें सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और सीफेयरर्स को भय के बिना अपना कार्य करने का मौका मिले। खासतौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत की तरफ से जो है हरीश पर्वतनेनी ने ये चीज़ रजिस्टर कराई और कहा वहाँ पर बोलकर कि इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी इस पर विरोध दर्ज कराया और सभी जगह इशू उठाया गया। आज जाहिर है जब बायलैटरल ये विषय होगा तो उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोलेंगे। और एक चीज़ बहुत साफ है, ये सरकार, ये प्रधानमंत्री कहीं पर भी किसी विषय पर भी भारत के इंटरेस्ट को लेकर जब भी बात आएगी उसको जरूर बोलेगी और पीछे नहीं हटेगी। दूसरा एक और भी चीज़ है, जिस तरीके से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ बना है, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो SCO हो, चाहे वो I2U2 हो, चाहे इसके अलावा अब G7 हो, वहाँ हम मेंबर नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो स्पेशली हर एक बॉडी का हिस्सा हैं। और जैसे ग्लोबल साउथ में एक भारत आवाज बनकर लगातार उभरा है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हर किसी देश को भारत की और भारत को भी ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक ये विषय है, इसको लेकर मेरी सरकार ने बहुत क्लैरिटी के साथ अपना स्टैंड रखा है। अभी तस्वीरें आने वाली होंगी और कल मैं निशांत जी से पूछ लेती हूँ, वो भरोसा कर रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर निशांत, आप भरोसा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरी सरकार ने इसको अच्छी तरह से कल रखा है और सबको भरोसा है कि इसे रखा भी जाएगा। आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा इसको लेकर इसे मुद्दा बनाया भी और आपने उठाया भी। देखिए, ये फिर से साफ हो गया कि कॉम्प्रोमाइज पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि
उन्होंने उन बेटों की जिन्होंने जान ली अमेरिका ने, ना उनसे कुछ कहने की हिम्मत हुई ना ताकत हुई। देखिए, अमेरिका ने हमला किया, 3 भारत नाविक मारे गए, लेकिन अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्टेटमेंट में या अपने बयान में एक भी शब्द नहीं कहा। देखिए, सॉवरेन रिपब्लिक में लोगों के मर जाने पे भारत के 3 नाविक मारे गए और सिर्फ समन और फॉर्मेलिटीज चल रही है। विश्व गुरु लाल आंख क्यों नहीं दिखा पा रहे? देखिए, G7 में दुनिया के सबसे पावरफुल नेशन और लीडर्स मौजूद थे। वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जियोपॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो या इंडियंस की जो लाइफ गई है उस पर कोई चर्चा नहीं करी। वहां पर क्या चर्चा कर रहे हैं कि मेरी रील पे मेलेनी के साथ कितने मिलियन व्यूज आए हैं। नहीं, ये तो बड़ी, फोटो ये तो खिंचवाने बहुत की खराब बात करी जाती है। मौका दीजिए। डॉक्टर निशांत, ये बात मुझे लग नहीं रहा है कि ग्लोबल फोरम ये सही बात आप कह रहे हैं कि वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि मेरी रील पे कितने व्यूज आए। ये बड़ा चिचला हो जाता है, ये बड़ा चिचला बयान लग रहा है। 2018 में अमेरिका ने पैसिफिक कमांड का नाम इंडो पैसिफिक कमांड किया था और भाजपा ने तब कहा था कि हमने फतेह कर ली, विश्व गुरु ने बहुत बड़ा तीर कर लिया। अब क्या हुआ? आज फिर यूएस पैसिफिक कमांड ने उस नाम को चेंज कर दिया है। ये विश्व गुरु का डंका बज रहा है पूरे देश में, G7 में। तो पहले भारत इतना महत्वपूर्ण था, स्ट्रैटेजिक थिएटर में इंडिया का नाम जुड़ा था, आज वही नाम मिट रहा है। लेकिन बीजेपी इसको भाई इंडो पैसिफिक से उन्होंने सिर्फ पैसिफिक कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये खबर भी आई और ये जाहिर बात है इसकी चर्चा हो रही है। शिवम, जरा जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर मैं मेजर जनरल के पास जाऊं, नाजिर साहब के पास जाऊं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कृपया करके मेरा कांग्रेस वालों से निवेदन है कि सिर्फ रीलें देखना बंद करें, डिटेल्ड स्टेटमेंट से लेकर सारी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और आदरणीय प्रधान, प्लीज बीच में नहीं, ये प्लीज बीच में आप इनको रोकेंगे प्लीज। ये क्या हो गया? ये प्लीज क्या हो गया भाई? रोकिए जरा प्लीज, बीच में नहीं चिल्लाना होता है, डिबेट करना सीखिए। दूसरा, जहां तक बात इस देश की सरकार की है, वहां पर मोबिलिटी, डेटा, कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी और सारी चीजों पर, स्ट्रैटेजिक एसेट्स से लेकर मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेट्रा, हर पर इस देश के प्रधानमंत्री का डिटेल्ड स्टेटमेंट है। और ये लाल आंखें दिखानी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, भाई वहां पर जब आप स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस में होते हैं, आपको किस तरीके से अपनी बात रखनी है वो सामने है। जब भारत को पहला इंटरवेंशन मिला तो सबसे पहले इसी बारे में बात रखी गई। आप कौन सी दुनिया में है भाई? गजब बात हो गई। अरे मैं पुरानी जमाने में नहीं जाना चाहता। आप अपने देश पे आप अपने देश पर हमला होने के बाद जवाब नहीं दे पाते थे भाई। आप अपने पड़ोसी को छोटे से देश, ये पता नहीं कोई बीच में बोलने की ऐसी आदत है, अपने समय में कुछ मिल नहीं पाता। अरे आप अपने सबसे छोटे पड़ोसी को जवाब नहीं दे पाते थे भाई अपने देश के हमले के बाद। छोड़िए ना बेकार की बातें। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जाहिर है जब आप इस स्तर पर आकर लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप जो है इंगेज कर रहे हो G7 पर, तो आपकी भाषा तय करती है कि किस तरीके से चीजें हैं। और इंडिया इज अ मैच्योर डेमोक्रेसी, हम जानते हैं किस तरीके से चीजों को रखना है और कैसे रखना है। जब इस देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी रखा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रखा गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिला तो उन्होंने भी पहले इंटरजेक्शन में यही रखा। आज जाहिर है जब बायलैटरल मीटिंग आएगी उस पर भी सामने निकल कर आएगा। ठीक है, चीजें लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, मैं मेजर जनरल सिन्हा और नजर साहब के पास जा रही हूँ, जरा स्क्रीन पे लाइए उन्हें। मुझे नहीं लगता कि आज का जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, मेजर जनरल सिन्हा, आप ये देख रहे हैं कि ईरान के साथ जिस तरह से एक युद्ध हुआ, नजर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद अमेरिका, ये बात स्वाभाविक है कि जब ये शुरू हुआ था तो सबने सोचा था कि भाई देखिए अमेरिका तो ईरान को आसानी से एक तरह से फतेह कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो कितनी चर्चाएं हुई। आज क्या हुआ है? आज फिर मंथन और चर्चा की टेबल पर ही आना पड़ा और उसके बाद ही ये बात कहनी पड़ी कि भाई समझौता हो रहा है, तो समझौते की बात पर आना पड़ा है। तो इसका सीधा संदेश ये है कि आज के समय में आप बिग डैडी, सुपर पावर बनकर अपनी ताकत दिखाना, ऐसी दुनिया नहीं है। ये दुनिया बदल गई है अब। मेजर जनरल सुजाता, जय हिंद। एब्सोल्युटली, देखिए 21वीं सदी के जब हम दूसरे चरण में चल रहे हैं, 25 साल बीत गया, उसके आगे वाले चरण, तो पूरी दुनिया बदल गई है और काम करने का तरीका बदल गया है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा उसका स्ट्रेंथ है, वो अमेरिका ना हर एक समय मंथन करता है और एक्ट करता है, और जहां भी उसको लगता है कि वो पीछे हट करके उसमें मिड कोर्स करेक्शंस करता है। देखिए क्या हुआ था इसमें, उनको ऐसा लगा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब अब सेकंड टर्म में जब आए हैं, क्योंकि वो डीप स्टेट भी वहां काम करता है, तो उनको ऐसा लगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन की ट्रांस अटलांटिक में हो रहा था, मेडिटेरियन में शिफ्ट हुआ था, जिसको आप वेस्ट एशिया कह रही हैं, तो उनको ये लगा कि शायद एक ऐसा मौका है कि अमेरिका जो अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, क्योंकि सब जगह ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने की संभावनाएं पूरी दिख रही हैं, तो एक तरीका है कि हम उस चीजों को करें, और उसमें टेमिंग ऑफ इंडिया का भी एक है, क्योंकि अमेरिका के अंदर में एक बातें चलती हैं
कि जिस तरह से चाइना के साथ उन्होंने किया था 70 के दशक के बाद, और चाइना उभर के आज उसी को आंख दिखाता है, कहीं इंडिया भी इस तरह, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा डर है और वो डर बहुत सही है उनका। भारत जिस तरह से इमर्ज आउट कर रहा है, तो ये डर के कारण उन्होंने इन चीजों को किया। अब आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और कोई कह रहे थे कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, खास करके जो देखता है वो साउथ एशिया को देखता है, जिसमें इंडो पैसिफिक भी है, जिसमें का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने चेंज किया पैसिफिक। देखिए इसमें पूरा क्या हुआ, सेंट्रल कमांड ने गेम खेली, इंक्लूडिंग जो हमारे 3 नाविक मारे गए हैं सेंट्रल कमांड के ऑर्डर्स के ऊपर में हुआ है। मेरे ख्याल से अमेरिका के हाथ से काफी चीजें निकल गई, 18 बेसेस, 44 एयरक्राफ्ट इसी दौरान। तो ईरान ने जो किया है एसिमेट्रिक वॉरफेयर से, जिस तरह से चीजें हुई हैं, और अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी लेकर के जो निकला था अफगानिस्तान से, वो कर नहीं पाए। और देखिए मिलिट्री डोमेन के अंदर में जो ये स्ट्रैटेजी है, ये अनटिल अनलेस अमेरिका का ही बड़ा, देखिए ये रीसेटिंग जो होगा, ये रीसेटिंग अमेरिका कर रहा है। हम तो उसी संयम, उसी कूटनीति से और उसी चाणक्य नीति से चल रहे हैं। हमने तो कहीं भी पीछे, टैरिफ के ऊपर में आपको इतनी चीजें, रशिया से तेल नहीं खरीदे, हम खरीदते रहे। हम उनको इन चीजों को भी याद दिलाते रहे कि आप यूरोप पूरा खरीद रहा है, उससे आपकी परहेज नहीं है। आपने ही हमें कहा था पहले टर्म में बाइडेन के समय कि आप रशिया से ज्यादा तेल खरीदिए।